हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। जैसे कि आपको पता है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड टॉपिक जो सोशलिज्म है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो में हमने सोशलिज्म के मीनिंग को अच्छी तरीके से समझा था। वहीं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सोशलिज्म के, स्टेट सोशलिज्म क्या है एंड कैसे राइज हुआ है स्टेट सोशलिज्म इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में, एंड साथ ही इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने इसके लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आप जान पाएँ कि सोशलिज्म आखिरकार है क्या, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसके फीचर्स एंड क्या क्या इसके मायने हैं। सो आइए एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं सोशलिज्म को। Socialist ideas have been in existence even before the rise of capitalism. But as a political ideology, it emerged in 19th century against the capitalist way of life. Socialism is not against industrialization, science and modernity, but it is against social and economic system established by capitalism. In the West, it emerged as an ideology of working class. देखिए, जो ये टर्म है, जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, ये ड्राइव हुआ है एक लेटिन वर्ड सोशियर से, जिसका मतलब होता है टू कंबाइन और टू शेयर। देखिए, जो ये सोशलिज्म है इसकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इसके वेरिएशंस हैं। आइए कुछ डेफिनेशंस को हम रिविजिट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो ये है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सोसाइटी ऑब्लिक स्टेट। देखिए, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑन किया जाता है, वो ऑपरेट किया जाता है एक सोसाइटी या फिर एक स्टेट के थ्रू, ठीक है। और जो इसमें प्रॉफिट होता है, जो सरप्लस जो प्रॉफिट है वो यूज किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और उसको जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर, जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो वो है पॉपुलेशन कलेक्टिवली ऑन्स एंड कंट्रोल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जो पॉपुलेशन है वो कलेक्टिवली होगी एंड ऑन करेगी, कंट्रोल करेगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिजल्ट का वो एकदम प्रोपोर्शनल तरीके से होगा, जिसको हम कहते हैं एक वेलफेयर स्टेट। जो भी प्रॉफिट होगा वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। और देखिए, ये बिल्कुल अपोजिट है कैपिटलिज्म का। वहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता था वो एक प्राइवेट ऑनरशिप होती थी, ठीक है। एक प्राइवेट एंटिटी उसको ऑन किया करती थी एंड किया करती थी, और जो सरप्लस प्रॉफिट जो हुआ करता था वो उसको अपने पास रख लिया करती थी या फिर उसको री इन्वेस्ट कर लेती थी अपने ही प्रोडक्शन में। ये था सोशलिज्म। आई होप आपने इसके फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लिया होगा। आइए अब बात कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म के क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सोशलिज्म के, जैसे कि ह्यूमन नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस। इन चीज़ों को हम अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ये जो हैं जो सोशलिस्ट हैं ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं एक इगोइस्ट मैन को। इनके अनुसार क्या है कि नो मैन इज़ आइलैंड, कोई भी मैन आइलैंड नहीं है, एंड ईच मैन इज़ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो ये इनका कहना है सोशलिस्ट वालों का, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो सोसाइटी है वो एक नेचुरल है, ठीक है, जो कि जो मैन को प्रायर करती है, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ये जो सोशलिस्ट हैं ये कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम लिबर्टी, इनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए फ्रॉम लिबर्टी। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ राइट की बात करें तो जो सोशलिस्ट है वो डज नॉट बिलीव इन लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। ये जो सोशलिस्ट हैं ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स पर। देखिए, इनका मानना है कि जो मैन होता है वो शुरुआत से ही मेंबर होता है सोसाइटी का, ठीक है, और वो सोशल होता है नेचर के थ्रू। इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी राइट्स की अगेंस्ट सोसाइटी। हाउएवर, सोशलिस्ट रिकॉग्नाइज सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स बट रिजेक्ट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। देखिए, जो ये सोशलिस्ट हैं
ये देखिए जो सोशल और जो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको तो रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन ये रिजेक्ट करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को। ठीक है, अब देखिए इक्वलिटी भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज क्रिटिसाइज्ड एज फॉर्मल एंड प्रोसीजरल इक्वलिटी। देखिए जो ये सोशलिस्ट होते हैं ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एकदम क्रिटिसाइज करते हैं फॉर्मल एंड प्रोसीजरल इक्वलिटी से। ठीक है, जो ये मानते हैं कि इक्वलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स इज इक्वलिटी इन रियल सेंस सब्सटेंटिव इक्वलिटी। इनका मानना है कि जो रियल लाइफ में जो इक्वलिटी है वो है सब्सटेंटिव इक्वलिटी, जहाँ पर होता है इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट, कंडीशंस, रिवॉर्ड्स, इनकम, वेलफेयर, रिसोर्सेज। जो सब्सटेंटिव एंड पॉजिटिव इक्वलिटी को ही मानते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पर इनकी बात करें तो ये मानते हैं कि इट इज़ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें ये क्या मानते हैं, जो वेल्थ है उसका एकदम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर सोशलिस्ट इक्वलिटी ऑफ आउटकम इज़ इम्पोर्टेंट। जो ये सोशलिस्ट हैं इनके लिए जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है ये सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। देखिए जो ये सोशलिस्ट होते हैं ये प्रमोट करते हैं फ्रेटर्निटी को, सोशल पीस को एंड हार्मनी को। सो आई होप आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म समझ आ गए होंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं स्टेट सोशलिज्म की, कि आखिरकार स्टेट सोशलिज्म होता क्या है। देखिए जो ये स्टेट सोशलिज्म है ये एक स्पेसिफिक वेरिएंट है सोशलिज्म का। ठीक है, जिसके अंदर जो स्टेट होता है वो ऑन करता है एंड ऑपरेट करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, एक्ट करता है एज अ सुप्रीम गार्जियन एंड प्रोवाइडर्स for the citizen. State socialism denotes a particular pattern of political and economic arrangements in a society. Broadly speaking, it stands for state ownership of means of production, nationalization of industries and public property, prohibition on private ownership. इसमें देखिए क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर जो टोटल ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है, स्टेट की होती है। ठीक है, इसमें नेशनलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका भी, लेकिन इसमें प्रोहिबिशन करा जाता है प्राइवेट ऑनरशिप का। सो आई होप आपको स्टेट सोशलिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए जो ये सोशलिज्म है इसके जो नेक्स्ट जो इसके आगे का पड़ाव जो है वो है कम्युनिज्म। ठीक है, जो इससे निकल कर आती है आइडियोलॉजी वो है कम्युनिज्म, जो कि कहती है कि प्रॉपर्टी लेस, क्लास लेस एंड स्टेट लेस ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग कोऑपरेटिव कम्युनिटी लिविंग वेयर एवरीवन वर्क एज पर हिज एबिलिटी एंड गेट एज पर हिज नीड्स। देखिए कम्युनिज्म में क्या है, इसमें ये जो कम्युनिज्म है, जो कम्युनिस्ट है ये मानते हैं कि एक प्रॉपर्टी लेस, एक क्लास लेस एंड साथ ही एक स्टेटलेस ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, लिविंग वेयर एवरीवन वर्क, जहाँ पर जो हर एक मनुष्य है वो वर्क करे एज पर हिज एबिलिटी, अपने एबिलिटी के अनुसार वर्क करे एंड गेट एज पर हिज नीड्स, और अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको मिले। इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई भी ऊंचा नीचा गरीब अमीर ये नहीं देखा जाए। ठीक है, एकदम आदर्श समाज की तरह रहे। ठीक है, जिसको रिमेन्ड लार्जली एंड यूटोपिया कहते भी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ क्या बनकर रह गई है कि प्रॉपर्टी लेस, क्लास लेस, सेल्फ गवर्निंग, ये सब क्या रह के बन गई है, ये बनकर रह गई सिर्फ एक यूटोपिया। ठीक है, सिर्फ एक आदर्श समाज बनकर रह गई है जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। आइए अब हम मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो कि है कि राइज ऑफ स्टेट सोशलिज्म इन यूरोप एंड राइज ऑफ स्टेट सोशलिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। अगर हम बात करें राइज ऑफ स्टेट सोशलिज्म इन यूरोप तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर से, यानी कि रसिया से। आपको बता दें कि जो यूएसएसआर था उसको सोवियत रूस कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट 15 नेशंस का फेडरेशन था। ठीक है, जिसमें कि जो रसिया था वो सबसे बड़ा था। ठीक है, यूएसएसआर 1917 to 1991 is an startling example of the political system
विच इज डिस्क्राइब्ड एज सोशलिस्ट स्टेट एंड केम वेरी क्लोज टू कम्युनिज्म। देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1917 से, जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है या फिर जो रशियन रेवोल्यूशन है वो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रसिया होता है वो बिकेम कम्युनिस्ट स्टेट ओवरथ्रोइंग द जार रेजिम। इसमें क्या होता है, जो जार का रेजिम होता है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है बिल्कुल, और वहाँ पर कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना करी जाती है। ठीक है, देन 1920 टू 1939 इसमें क्या होता है, इसमें राइज होता है कम्युनिस्ट पार्टीज़ का इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, एज फार एज फ्रांस एंड इटली में भी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ का क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है, राइज होता है, एज वेल एज फ्रांस एंड इटली में भी। ठीक है, 1920 टू 1939 में। देन 1922 में क्या होता है, यूएसएसआर फॉर्म्ड होता है। जो यूएसएसआर जो है वो बनता है। ठीक है, जिसमें कि एक यूनियन ट्रीटी जो है वो साइन की जाती है बिटवीन रसिया, यूक्रेन, बेलारस एंड द जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में। ठीक है, देन क्या होता है 1924 टू 1936 के बीच क्या होता है, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है एंड इंक्लूजन ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान वर इंक्लूडेड इनटू यूएसएसआर। इनको क्या है, यूएसएसआर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। देन 1914 में क्या होता है, जो बाल्टिक नेशंस है, जो बाल्टिक सी है, उसके पास जो नेशंस ऐसे ऐसे लिथुआनिया, लेतविया, इस्टोनिया, ठीक है, एंड मोल्डोवा, जिसको काटा गया है रोमेनिया से, ठीक है, इन सब को भी इंक्लूड कर दिया जाता है यूएसएसआर के अंदर 1940 में। ठीक है, अगर हम बात करें ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड की, तो इसमें क्या होता है, जो जर्मनी होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को। ठीक है, वो पहुंच जाता है मॉस्को तक। ठीक है, बट जो रेड आर्मी है, जो रशियन की जो आर्मी है उसको रेड आर्मी कहते हैं, वो जो है पुश बैक कर लेती है जर्मन आर्मी को एंड वन कर लेती है ज़्यादा से ज़्यादा ईस्टर्न यूरोप के जो पार्ट्स हैं उसको। ये होता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। अब देखिए पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड की बात करें तो क्या होता है, देखिए जो वर्ल्ड वार सेकंड है इसमें क्या होता है, जो ईस्टर्न यूरोप था, जो रसिया जो था उसने जीत लिया था, उसको एक सैटेलाइट स्टेट माना गया। इसमें क्या कहा गया, जो ब्रिटिश के अनुसार जो रसिया अलाउड क्वाइजी इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस एज इट्स सैटेलाइट। रसिया ने अलाउ किया कि ये सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस तो रहेंगे ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, बट ये एक सैटेलाइट स्टेट बनकर रहेंगे। ठीक है, सोवियत इम्पोज्ड कम्युनिस्ट रिजाइम्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ये वहाँ पर क्या किया गया, सोवियत रूस के द्वारा फोर्स किया गया, इम्पोज किया गया कम्युनिस्ट रेजिम को, रूल को इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर। वेस्टर्न यूरोप में जो चर्चिल थे एंड जो यूएसए था उसने एक्सेप्ट कर लिया इस जोन को, इन जोन ऑन इन्फ्लुएंस एंड पॉलिसी को, जहाँ पर वो नॉन इंटरफेरेंस के साथ कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। जो चर्चिल था और जो यूएसए था उसने एक्सेप्ट कर लिया था जोन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पॉलिसी ऑफ नो इंटरफेरेंस को। ठीक है, उसने मान लिया था, जो ईस्टर्न जो नेशंस थे उनको सैटेलाइट की तरह मान लिया था। चर्चिल ने जो फॉर्म बनाया था 1947 में उसको चेंज कर दिया गया, उसका नाम कॉमन फॉर्म कर दिया गया फ्रॉम कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से, जो कि एक फॉरम था ऑफ ऑल द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, 1955 में क्या होता है, वार्सो पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है। वो क्या था, उसमें कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द 7 अदर ईस्टर्न ब्लॉक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, इसमें क्या था, अगर कोई भी एक नेशन जो है वो दूसरे नेशन पर हमला कर देता है तो सारे नेशंस मिलकर उससे बदला लेंगे। ठीक है, ये था वार्साई पैक्ट 1955 में। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, एक आयरन कर्टेन बना दिया जाता है स्टालिन एंड बर्जुएन डॉक्ट्राइन के अंदर। सो आई होप आपको राइज ऑफ स्टेट सोशलिज्म इन यूरोप अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने देखा कि यूएसएसआर का कैसे फॉर्म होता है,
कैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार WW सेकंड में क्या होता है, एंड पोस्ट WW सेकंड में क्या होता है। अब आइए बात कर लेते हैं राइज ऑफ स्टेट सोशलिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप के कुछ नेशंस में, कुछ कंट्रीज़ में आइए देख लेते हैं कैसे राइज हुआ स्टेट सोशलिज्म, जैसे ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये मैप जो है, ये ईस्टर्न ब्लॉक मेंबर्स का मैप है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा रेड कलर में तो बिल्कुल सोवियत यूनियन है, एंड इसके अटैचमेंट में जो है देखिए पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक है, ये क्या है, ये सभी ईस्टर्न ब्लॉक मेंबर्स हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोलैंड की। पोलैंड में क्या हुआ, 1945 में एक याल्टा कॉन्फ्रेंस करी गई, जिसमें टेरिटरी जो थी पोलैंड की उसको रीऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, पोलैंड को बिल्कुल काट दिया गया। ठीक है, 1947 में क्या हुआ, आफ्टर सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मैनवर्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैनवर्स के कारण कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो एस्टेब्लिश करी गई। ठीक है, अब देखिए हंगरी में क्या होता है। हंगरी वॉज डिक्लेयर्ड एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ हंगरी इन 1949। देखिए जो हंगरी है उसको डिक्लेयर करा गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ हंगरी 1949 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1948 में हंगरी में क्या होता है, जो कम्युनिस्ट जो लीडर था रक्सोई, ठीक है, उसने ओवरथ्रो कर दिया नॉन कम्युनिस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जोल्टन टिल्डी को। ठीक है, जो जोल्टन टिल्डी थे वो एक इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, उसको जो रक्सोई था उसने ओवरथ्रो कर दिया, बिल्कुल उखाड़ फेंका उसके शासन को, एंड वहाँ पर जो कम्युनिस्ट जो रूल था उसको एस्टेब्लिश करा गया। जो ईस्ट जर्मनी था वो बिल्कुल अलग कर दिया गया वेस्ट जर्मनी से। ठीक है, ईस्ट जर्मनी वॉज द सोवियत जोन ऑफ जर्मनी। In 1949 they set up a communist controlled state called the German Democratic Republic GDR। दे जो ईस्ट जर्मनी था वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल जो था, कम्युनिस्ट जो शासन था उसको स्थापित करा गया, एंड कंट्रोल किया गया द स्टेट, उसको कंट्रोल किया गया जो ईस्ट जर्मनी था उसको एक जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला गया, एंड जो वेस्ट जर्मनी था उसको FDR यानी कि फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला गया। अगर हम रोमानिया की बात करें तो 1945 में क्या होता है, अ कम्युनिस्ट लीड कॉलिशन वाज इलेक्टेड। एक कम्युनिस्ट लीड कॉलिशन जो है वो इलेक्ट किया जाता है टू पावर। द कम्युनिस्ट ग्रेजुअली टुक ओवर एंड इन 1947 दे अबॉलिश्ड द मोनार्की। और वो 1947 में जो मोनार्की जो थी रोमानिया में उसको अबॉलिश कर दिया जाता है एक कम्युनिस्ट लीड कॉलिशन के थ्रू। सो ये कुछ ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, हमने कुछ ईस्टर्न यूरोप को देखा जहाँ पर जो स्टेट सोशलिज्म था कैसे राइज हुआ। आइए अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ स्टेट सोशलिज्म की। क्या क्या फीचर्स हैं स्टेट सोशलिज्म के, जैसे कि सिंगल पार्टी रूल, टोटलिटेरियन स्टेट, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। अगर हम फर्स्ट पॉइंट जो सिंगल पार्टी रूल है उसको देखें तो इसमें क्या था, जो वैनगार्ड पार्टी थी यानी जो सुप्रीम थी, जो प्राइम पार्टी थी, वो एक रिप्रेजेंट कर रही थी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। ठीक है, नो डिफरेंस इन पार्टी एंड गवर्नमेंट। पार्टी और गवर्नमेंट के बीच बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहा। ठीक है, पार्टी का जो इलेक्टेड पर्सन था वही हेड ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, और जो गवर्नमेंट थी वो भी बिल्कुल पार्टी की तरह ही थी। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहा, एक तरह का डिफरेंस नहीं था ना पार्टी के बीच ना ही गवर्नमेंट के बीच। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्टी इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, अदर सोशियो कल्चरल मैटर्स। नेक्स्ट जो है वो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या हुआ, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, फ्री इलेक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ द पार्टी, डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग, बट power was centralized in single structure, the party। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, डेमोक्रेटिक सेंट्रल स्ट्रक्चर जो था उसका था कि जो फ्री इलेक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ पार्टी, जितनी पार्टी है सभी लेवल पर फ्री इलेक्शन होना, डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, लेकिन जो पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड रहनी चाहिए एक सिंगल स्ट्रक्चर के बीच में, जो कि थी द पार्टी। जो पार्टी थी उसी के बीच में पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है सोशलिस्ट एंड वेलफेयर स्टेट।
कलेक्टिवाइजेशन हुआ फार्मिंग का, जितने भी फार्म्स थे उसको कलेक्ट किया गया, ठीक है। नेशनलाइजेशन हुआ ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। सेंट्रल प्लानिंग की गई, गवर्नमेंट जो थी वो टॉक कर रही थी, वो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस थे वो गवर्नमेंट ले रही थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन सभी के बारे में जो भी डिसीजन थे वो गवर्नमेंट ले रही थी। गवर्नमेंट इंश्योर कर रही थी फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड ऑलमोस्ट ऑल बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन। जितनी बेसिक नीड्स थी सिटीजन की उन सबको इंश्योर कौन कर रही थी? गवर्नमेंट कर रही थी। जो नेशन था वो एकदम टोटलिटेरियन स्टेट बन चुका था, जहाँ पर प्रेस सेंसरशिप थी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल थी, आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन थी, प्रोपागेंडा, टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट, एक्सेल एंड एक्सटर्मिनेशन ऑफ अपोजिशन। जो भी अपोजिशन में था पार्टी के, ठीक है, उसको बाहर फेंक दिया जाता था, ठीक है, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था, ये सब कर दिया जाता था, ठीक है। इसमें हैविली मिलिटराइजेशन हुई, सेक्रेट पुलिस एंड स्काई सर्विसेज हुई। जो एक नेशनलाइजेशन वर्ड था उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, ठीक है। हर जगह जो गवर्नमेंट थी वो इंटरफेयर कर रही थी, उसके अनुसार ही सोसाइटी चल रही थी। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे स्टेट सोशलिज्म के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.